हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता चैप्टर फर्स्ट ईट मानके तथा अस्थियां चैप्टर से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली जो थी, जल निकास की जो प्रणाली थी, जल निकास की जो वहाँ पर देखने को मिला, पक्की नालियाँ और घर से शौचालय से और घर का आंगन का पानी का निकास की जो व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में, तो उससे पता चलता था कि नगर नियोजन जो नगर थी वो नियोजित नगर थी। तो क्वेश्चन है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? तो सही बात है। हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तो देखा था हम लोगों ने कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थी, जो वहाँ की व्यवस्था थी, जल निकासी प्रणाली जो थी वहाँ की, तो इसे पता चलता है कि नगर योजना की ओर नगर योजना सुनियोजित थी, नगर नियोजन थी, नगर योजना की ओर इस बात का संकेत करता है। तो आइए हम इस मत से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो इसको समझते हैं कि हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से की गई थी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पक्की नालियां का व्यवस्था किया गया था और शौचालय से और घर के आंगन का जो पानी हुआ करता था वो किस सुनिश्चित तरीके से छोटी छोटी नालियां से बड़ी नालियां में प्रवेश करती थी और घर और शौचालय का पानी बाहर निकलता था। तो इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो जैसे कि प्रत्येक घर में पक्की ईंटों की बनी छोटी छोटी नालियां हुआ करती थी और जो स्नानघर और शौचालय से जुड़ी थी छोटी छोटी नालियां, और इसके द्वारा घर का गंदा पानी पास की नली में बनी हुई मध्य आकार का निकास नलियों तक पहुंच जाता था। मध्य आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिल जाती थी। बड़े बड़े जो नाला बने होते थे, ईंट के पक्की नाला, उसमें छोटी छोटी नालियां जाकर मिलती थी और ये जो नालियां हुआ करती थी लगभग 9 इंच चौड़ी हुआ करती थी और 1 फुट गहरी हुआ करती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी भी हुआ करती थी। तीसरा बात है कि नालियां बड़ी ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो नाली था वो पक्की नाली था। दूसरा बात था कि वो ढकी हुई नाली थी और पक्की ईंटों से बनी हुई नाली थी। तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और जब नाली ढका हुआ था तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे हुए थे ताकि आवश्यकता अनुसार उनसे हटाकर नालियां साफ की जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो व्यवस्था थी नगर नियोजित थी। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उसके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। बड़े नाले थे ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थरों से ढके होते थे। कुछ स्थलों में टोड़ा मेहराबदार नाले भी मिले हैं और उसमें से एक लगभग 6 फुट गहरा और संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। ये 6 फुट गहरा वाला जो नाला था वो पूरे नगर का जो पानी था उसको बाहर ले जाता था। मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियां बनी होती थी। नालियों के मोड़े पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था और जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। अनेक छोटी छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि लोथल में निवास स्थानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नालियां जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। भले ही निवास स्थान कच्ची ईंटों से बनाया गया था, जैसा कि लोथल में मिला है निवास स्थान कच्ची ईंट से बना हुआ, लेकिन वहाँ की नालियाँ जो थी पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ मिली है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता थी नगर नियोजित सभ्यता थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाए जाते थे, किस प्रकार से बनाया जाता था और किन किन चीजों से बनाया जाता था। तो आइए देखते हैं। मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किए जाते थे। कार्जिलियन, जैस्पर और स्फटिक क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पदार्थ को उसको मनके बनाने में लाया जाता था। पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फ्यांस और पक्की मिट्टी का मनके बनाने में प्रयोग किया जाता था। कुछ मनके में 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे और कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रंग रूप देखकर उन मनकों को तैयार किया जाता था और मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता था। विशेषकर से लाल रंग को प्रयोग किया जाता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर, सेल खड़ी मुलायम पत्थर एक हुआ करता था। मनके बनाने के काम सेल खड़ी से बहुत आसानी से हो जाता था, जटिल नहीं हुआ करता था। तो सेल खड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डाल करके विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किया जाता था। जिस प्रकार का मनका तैयार करना तो उस प्रकार के सांचा में उसको डाल दिया जाता था और उस तरह से फिर मनके बन के तैयार हो जाता था। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो थी बहुत जटिल थी और आसानी से इसको नहीं बनाया जाता था, साधारण तरीके से नहीं बनाया जा सकता था। पुरातत्वविदों के अनुसार आर्किक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अथवा पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था, महीन उसको पीसा जाता था और उसको बहुत बारीकी से उसमें से सल निकाले जाते थे, सल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे और मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई और फिर उसके बाद फिर पॉलिश और फिर उसके लिए उसमें छेद किए जाते थे। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती थी और सेल खड़ी से जो मनके बनाया जाता था बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से उसको बनाया जाता था, क्योंकि सेल खड़ी बहुत मुलायम पत्थर हुआ करता था। तो मनके बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था। सेल खड़ी हो गया और जो हार्ड जो कठोर पत्थर हुआ करता था उससे भी जटिल प्रक्रिया के द्वारा लेकिन उसे मनके बनाया जाता था। उसको तोड़ करके पीस करके बारीक रूप से और तब जा करके उसको पका करके मनके बनाया जाता था। तो प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। सब किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई, क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं, क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है। तो सांप को देखने से पता चलता है कि सांप को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हड़प्पा लोग सबको दफनाते थे उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके और सब के साथ कुछ दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं हुआ करती थी उसको भी रखते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे और सब के पास कुछ बर्तन रखे गए, बर्तन भी मिले हैं रखा हुआ, सब के साथ दफनाया हुआ बर्तन का भी अवशेष मिला है। तो इसमें से एक पानी का जग और दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। सबके पास ही एक छोटी सी तिपाई दिखाई देती है। इसके ऊपर की प्लेट को देखकर लगता है कि इसे खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। तो इस प्रकार से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पाई लोग मरणोपरांत भी जीवन में विश्वास करते थे। मृत शरीर पर कुछ वस्तुएं भी दिखाई देती है। स्पष्ट तो नहीं हुआ है, इसको लगता है कि मृत शरीर पर हड़प्पाई समाधान, ईंट, मनके तथा अस्थियां शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे और मृत शरीर के पूरा वस्तुओं से उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है, जैसा कि हार, कंगन और गहने और आभूषण से उसको लिंग को पता लगाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे इसको, किंतु चूड़ियाँ जो थी और करधनी, बाली और बूंदे, नथुनी और पाजेब जैसी जो आभूषण हुआ करता था इसको सिर्फ महिलाएं ही इसको पहना करती थी, धारण करती थी। तो इससे लिंग का पता चलता है, लिंग को अनुमान लगाया गया है
कंगन और भुजबंद अंगूठी तो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। तो इससे पता लगाना आसान नहीं था, किंतु जो चूड़ियाँ हुआ करती थी, करधनी हुआ करती थी, बाली और बुंदेल और नथनी जो हुआ करता था, वो सिर्फ महिलाएं धारण करती थी इसको। तो इसलिए इसे अनुमान लगाया जाता है कि इसे लिंग का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था, अभी तो पाकिस्तान में चला गया है। हिंदी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों अथवा प्रेतों का टीला कहा जाता है। इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला, और यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया है। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था मोहनजोदड़ो, बहुत ही डेवलप शहर था, और यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ, फिर स्थापित हुआ, फिर नष्ट हुआ, फिर स्थापित हुआ। तो ऐसा 7 बार हुआ। और इस पूरा स्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष शहरों केंद्रों का विकास था, और ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था। और इसकी खुदाई से कुछ विशेषताएं प्रकट हुई, जिसमें से पहला है सुनियोजित नगर। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक सुनियोजित नगर थी। मोहनजोदड़ो का एक विशाल शहर था। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भाग में विभक्त था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था, और पूर्व में नीचे का एक नगर बसा हुआ था। जैसा कि हम मैप में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। दुर्ग को भी हमने दिखाया है मैप में, और निचले शहर को भी। दुर्ग एक किला या फिर दुर्ग इसको बोल सकते हैं। तो दुर्ग या जो किला हुआ था वो चारों तरफ से बाउंड्री से ईंट के दीवार से घिरा हुआ था, और एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार था। और निचले जो नगर था, निचला जो शहर था, उसमें भी एक बड़ा सा प्रवेश द्वार था। लेकिन निचले शहर में सामान्य लोग रहा करते थे, और दुर्ग में पुरोहित वर्ग या फिर राजा, जो भी वहाँ का बड़े लोग थे, या फिर वहाँ का हड़प्पा शासनकाल में जो शासन करने वाले लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में उन लोगों ने वहाँ पे रहते थे। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी, और इसमें बड़े बड़े भवन थे। संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में इसमें कार्य करते होंगे। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी, जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी, और दुर्ग के शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, और इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे, जिनमें सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर के अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, और नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अर्थात बाहरी 4 दीवारी में एक बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवार से घिरे हुए कई सेक्टर थे, और प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, इसके अलावा स्नानागार, शौचालय और कुएं भी थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। एक चौरस आंगन मतलब चारों तरफ से रूम था, चारों तरफ से रूम और बीच में आंगन, उसी को बोलते हैं चौरस आंगन। और चारों तरफ कई कमरे थे। आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करता था, बीच में आंगन। घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़के की ओर नहीं खुलते थे। बड़े घरों के सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था, ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक ना की जा सके। तो इसलिए इस तरह का व्यवस्था किया गया था। इसके अलावा सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां थी। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां भी थी। मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी और नालियां थी सुव्यवस्थित थी। सड़कें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ बिछी हुई थी, और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी सड़कें, वहाँ की सड़कें। और सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि सुबह हवा से भी उसकी सफाई हो जाती थी। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें की चौड़ाई लगभग 13.5 फुट
13.5 फुट से 33 फुट तक थी। नालियां प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें और नालियां 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी और सड़कें 13 फुट से 5 फुट 13.5 फुट से 33 फुट तक मोहनजोदड़ो की सड़कें चौड़ी हुआ करती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी थी, ढकी हुई थी और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे हुए थे ताकि आवश्यकता अनुसार नालियां को साफ किया जा सके। मल जल की निकासी के लिए मुख्य नालों का थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियां बनी हुई थी। एक टोड़ा मेहरबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सुनियोजित नगर थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और भवन का अवशेष जो मिला है। तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना हुआ स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है और इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग